फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास की जो स्टेजेस हैं उसको कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम सीरियल वाइज क्लास को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरी तरह से सीटेट के सिलेबस पर आधारित है और अगर आप एस्टेट यानी कि सुपर टेट, यूपी टेट या फिर बिहार टेट, केबीएस पीआरटी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली बस सीटेट को देखकर बनाया गया है, लेकिन आप यह मत सोचिएगा कि सिर्फ सीटेट में ही काम करेगा। यह आंशिक रूप से बिहार टेट में भी पूरी तरह से काम करेगा और सुपर टेट में भी काम करेगा, यूपी टेट में भी काम करेगा, ठीक है। तो आप क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बाल विकास का सिद्धांत आज का हमारा क्लास है। देखिए, इसमें बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके पहले की वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। बाल विकास के सिद्धांत में देखिए, पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक जाति होती है, यानी कि कोई भी जाति, जैसे मानव की जाति हो गई या फिर कोई बिल्ली की जाति या फिर कुत्ता की प्रजाति है, तो वो अगर मान लीजिए अगर इंडिया में, ठीक है, अगर इंडिया में अगर यहाँ के मानव और कहीं भी अमेरिका के मानव, ठीक है, अमेरिका के भी मानव इंसान की तरह ही रहेंगे, यहाँ के भी मानव इंसान की तरह ही रहेंगे। मतलब कि पूरी पृथ्वी पर कहीं भी मानव पाए जाएंगे तो वो इंसान की तरह ही दिखेंगे, यानी कि मानव क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसी तरह मान लीजिए अगर बिल्ली अमेरिका की बिल्ली है तो वो बिल्ली की तरह ही दिखेगी, और भारत की बिल्ली है तो भी वो बिल्ली की तरह ही दिखेगी। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत में यही है कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, ठीक है। तो यही है समान प्रतिमान का सिद्धांत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें दो टर्म आते हैं, मस्तकोद्मुखी यानी जिसको बोला जाता है सेफेलोकोडल, और दूसरा है दूरभिमुखी। मस्तकोद्मुखी यानी सेफेलोकोडल और दूरभिमुखी यानी कि प्रोक्सिमी डिस्टल। देखिए इसमें क्या होता है, सेफेलोकोडल में क्या होता है कि जब विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है, मान लीजिए कोई बालक है, उसका विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सेफेलोकोडल। और प्रोक्सिमी डिस्टल में क्या है कि जब विकास केंद्र से जब चारों तरफ होता है, केंद्र से जब चारों तरफ की ओर होता है तो क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमी डिस्टल। अगला देखिए, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बस ये क्या होता है, कभी तेज़ हो जाएगा तो कभी धीमा हो जाएगा, बस इसमें और कुछ नहीं है। निरंतरता के नाम से ही क्लियर है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। यानी जो हमारा, जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसका विकास होना है, यानी कि सबसे पहले अगर वो बैठना सीखेगा, ठीक है ना, कोई बच्चा है सबसे पहले बैठेगा, इसके बाद फिर वो चलेगा, फिर दौड़ेगा। क्या हो रहा है इसमें, पहले सामान्य क्रिया कर रहा है। सामान्य क्रिया क्या है, जैसे बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। दौड़ना विशिष्ट क्रिया हो गई। तो वो एक क्रिया को फॉलो कर रहा है, मतलब पहले सामान्य क्रिया कर रहा है, फिर इसके बाद विशिष्ट क्रिया कर रहा है। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत में यह कहा गया है। अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि किसी भी बालक को देखकर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि मतलब विकास किस दिशा में हो रहा है। जैसे गाँव में नहीं होता है कि कोई बालक है, कोई लड़का लड़की है, वो मतलब उसका व्यवहार अगर मान लीजिए मारपीट करता है तो सब लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं, लड़का लग रहा है कि बॉक्सर बनेगा। या फिर कोई लड़का बहुत किसी से, मतलब आप किसी भी एग्जाम्पल को इस पर सेट कर सकते हैं, यानी कि एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि बालक का जो विकास है वो किस दिशा में हो रहा है। छठा है कि एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए इसमें एकीकरण का सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें जो बच्चों का सभी बच्चों के अंदर एक गुण पाया जाता है, और किसी भी एक काम को करने के लिए, कोई भी काम करना है, कोई भी बालक है, किसी भी एक काम को करने के लिए वो अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करता है। मतलब वो हाथ के हिसाब से भी काम कर लेगा और पैर को भी मिलाकर, मतलब सब कुछ को समेट कर काम कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। किसी भी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करना क्या हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए सातवां, व्यक्तिगत भिन्नता
व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नता का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें क्या होता है, देखिए जितने भी मानव हैं सब में कुछ न कुछ डिफरेंस पाया जाता है, कुछ न कुछ सब में डिफरेंस है। किसी के इंटेलिजेंस में अंतर है, किसी के मोटिवेशन में अंतर है, किसी के इंटरेस्ट के साथ, मतलब सब में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। उसी को क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता बोला जाता है। इसमें दो टर्म पाए जाते हैं, जैसे एक आनुवंशिकता होता है, एक पर्यावरण। बस 1 मिनट लगेगा, इसको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए हेरिडिटी में क्या होता है, हेरिडिटी यानी कि जो भी जीन्स हमारे माता पिता के थ्रू हमें मिला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आंखों का रंग हो गया, हमारी त्वचा का कलर हो गया, क्या चीज़, आनुवंशिकता है, ठीक है। और पर्यावरण क्या है, जो हमारे चारों तरफ का माहौल है, इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम भारत के जैसे यूपी से रहते हैं तो हम गांव में बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो हमारा पर्यावरण कैसा बन गया, भाषा बोलने का भोजपुरी। यदि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारी भाषा हिंदी रहती, ठीक है। तो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नता में भी, ठीक है ना। तो आनुवंशिकता क्या होता है, हमारे माता पिता के थ्रू जो हमें जीन्स मिला है वो आनुवंशिकता है, और पर्यावरण क्या है, जो हमारे चारों तरफ का माहौल है। तो अगर बच्चों का विकास करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका जो आनुवंशिकता है और पर्यावरण दोनों मिलकर ही किसी भी बालक का विकास अच्छे से हो सकता है, ठीक है। देखिए अगला, देखिए इसमें वर्तुलाकार वर्सेस रेखीय प्रगति का सिद्धांत, वर्तुलाकार वर्सेस रेखीय प्रगति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि देखिए रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या है कि कोई भी विकास क्या है, कैसे होता है, मान लीजिए एक सीधी लाइन में विकास हो रहा है, जबकि विकास ऐसे नहीं होना चाहिए। विकास कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम। तो विकास क्या है, वर्तुलाकार है, ना कि रेखीय है, ठीक है। अगला देखिए अंतर संदर्भित सिद्धांत विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत। इसमें जो हमारी शरीर है, बौद्धिक क्षमता है, जो हमारी इमोशंस हैं, जो समाज और अन्य प्रकार के जो विकास हैं, सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं, ठीक है। अंतर संदर्भित में क्या है कि जो शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, हमारा जो इमोशंस है, हमारी जो सामाजिक विकास, सब मतलब सब कुछ एक दूसरे से संदर्भित है। तो क्या हो जाएगा, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बाल विकास का सिद्धांत। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये किया भी है, जैसे प्रोक्सिमिन डिजिटल और सेफेलोपोडल। इसमें यह पूछा जाता है सीटेट में। देखिए बहुत ही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसमें सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। और इसमें एक और पूछा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण क्या होता है, कैसे काम करता है विकास में। तो देखिए सीटेट में जो सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो सबसे इसमें 2-3 पॉइंट को आपको मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए बच्चा है, तो हमें बच्चा को क्या मानना है, सर्वोपरि मानना है। बच्चा को केंद्र में रखकर ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। बच्चा को हमें सुप्रीम पावर दिखाना है। बच्चा कुछ भी काम करना है वो बच्चे के भले के लिए होना चाहिए बस। तब फिर आप जाकर पेडागोजी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें पहली अवस्था है प्रसवपूर्ण अवस्था, यानी कि प्री नेटल स्टेज। यह जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, यानी कि 280 दिन या फिर 9 माह, तो वो क्या होता है, प्रसवपूर्ण अवस्था, ठीक है, जब गर्भधान में रहता है तब। नेक्स्ट है शैशवावस्था, इन्फेनेंसी स्टेज। जब बच्चा पैदा हो जाता है उससे 5 साल की अवस्था क्या है, शैशवावस्था। देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट सवाल में पूछ देगा कि जिज्ञासा की अवस्था किस अवस्था में आती है, तो शैशवावस्था में आती है। आत्मप्रेम की भावना किस अवस्था में है, तो शैशवावस्था में। तो इसी तरह समझना है हमें। देखिए इसमें पहला है कि मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे छोटा बच्चा है तो बिल्कुल भी अपने माता पिता पर निर्भर रहेगा, रोएगा तो माता पिता समझ जाएंगे कि बच्चा को भूख लगी है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर रहा है, एक मूल प्रवृत्ति कर रहा है, रोना गाना हंसना, ये सब क्या है, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब उस पर आधारित व्यवहार करता है बालक जब वो शैशवावस्था में रहता है तो। और इनमें जिज्ञासा बहुत होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हर बात पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि पापा ये क्यों है, मम्मी ये क्या है। अगर आपके घर में कोई बालक होगा तो उसको ही देखकर आप इस अवस्था को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखिए आत्म प्रेम की भावना, यानी कि सेल्फ लव। अब आत्म प्रेम की भावना क्या होती है, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने कहीं से आ रहा है और उसकी माँ के पास कोई जाकर बैठ गया कि नहीं ये मेरी मम्मी है, तो बच्चा रोने लगेगा। क्या करेगा, नहीं तुम्हारी नहीं मेरी मम्मी है, मतलब वो उनके पास जाना चाहेगा, ठीक है।
और देखिए इसमें टॉय एज खिलौनों की आयु, इसमें बच्चा खिलौने से खेलता है। टॉय एज खिलौनों की अवस्था, इसमें अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। अनुकरण क्या होता है, कोई भी चीज़ देखेगा बच्चा उसको कॉपी कर लेगा, ठीक है, तो अनुकरण की अवस्था है। और है अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें कोई तर्क नहीं करेगा, बस जो परिवार में होगा, जो उसके माहौल में इर्द गिर्द होगा उसी को वो स्वीकार कर लेगा, मतलब तर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर अच्छे परिवार में है तो अच्छा व्यवहार सीखेगा, बुरे परिवार में है तो बुरा व्यवहार सीख जाएगा, मतलब तर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगला देखिए बाल विकास की अवस्था में तीसरा है बाल अवस्था, ठीक है। पहला क्या था, प्रसवपूर्ण अवस्था जिसको प्रीनेटल स्टेज बोला जाता है, जो कि 9वां या 280 दिन। और दूसरा था शैशवावस्था इन्फेनेंसी स्टेज, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक होता है। और तीसरा क्या है, बाल अवस्था चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज जो कि 6 से 12 साल तक के बच्चे इसके बीच में आते हैं। ये क्या है, आरंभिक स्कूल की अवस्था, इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। यह गंदी अवस्था है, इसमें बच्चा खूब खेलेगा, कीचड़ में खेलेगा, मौज मस्ती करेगा। स्फूर्ति की अवस्था मतलब स्मार्ट एज, स्मार्ट एज का मतलब कि खूब इसमें स्मार्ट बनेगा, खूब स्फूर्ति रहेगी, ठीक है ना, स्फूर्ति की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें मूर्त चिंतन करेगा। मूर्त चिंतन मतलब कोई सामने रखी हुई चीज़ है उसको देखकर इस पर चिंतन शुरू कर सकता है, ठीक है। और खेलने की अवस्था यानी कि गेम स्टेज, पीछे क्या था, जो कौन सी अवस्था थी पीछे, मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या था, खिलौनों की आयु, टॉय एज थी, और इसमें क्या है, गेम एज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए संग्रहण इसमें स्टोरेज करेगा, कलेक्ट करेगा सब कुछ। जैसे मान लीजिए बच्चा जब 6 से 12 साल का है तो उसमें क्या करेगा, वो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो फ़ोटो आता है हीरो का, वो कार्ड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनके अंदर संग्रहण की अवस्था है, मतलब सब जगह कोई कहीं कहीं पे गोलियाँ को इकट्ठा करते थे, गोली खेलते थे, तो वो उनके मतलब संग्रहण बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है ना। तो बाल विकास की अवस्था में संग्रहण की अवस्था आती है। नेक्स्ट है टोली समूह या गैंग की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे खूब गैंग बनाकर चलेंगे, मतलब एक समूह बनाकर चलेंगे, इसलिए इसको टोली या समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। अगला है अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड, या जीवन का अनोखा काल कौन सा है, तो बाल अवस्था है। अगला देखिए किशोरावस्था में क्या है, एडोलेसेंस, जो कि 12-13 साल से शुरू होकर 18 साल के बीच तक रहता है किशोरावस्था। यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। कठिन काल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल बोला गया है। और संघर्ष तनाव आंधी तूफान और उलझन की अवस्था, इसमें ये सब प्रॉब्लम होती है, संघर्ष करता है, तनाव आंधी तूफान उलझन की अवस्था भी इसको कहा जाता है। और इसको कहने वाले क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा है, पर यह जो स्टेटमेंट है एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, चलिए अभी क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्या है, विषमलिंगी आकर्षण। विषमलिंगी आकर्षण में क्या होता है कि अगर बालक है तो वो बालिका की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो बालिका है वो बालक की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो विषमलिंगी आकर्षण होता है। और स्वर्णकाल गोल्डन एज, देखिए इसमें क्या था, यूनिक पीरियड अनोखा काल था, इसमें क्या है स्वर्णकाल गोल्डन एज, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। और किशोरावस्था में क्या होता है कि हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है, मतलब हीरो वर्शिप क्या होता है, वीर पूजा, यानी कि मान लीजिए कोई हीरो है, कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी मतलब किसी को आइडल मानकर वो उनके जैसा व्यवहार करने लगे, ठीक है, तो वो वीर पूजा होती है। जैसे मान लीजिए कोई नई मूवी आती है जैसे KGF, उसमें देखकर सभी रॉकी भाई बन गए थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब देखी देखा काम करना, मतलब किसी को आइडल मानकर उनके नियमों को फॉलो करना, वो क्या है, वीर पूजा। अगला इसमें अमूर्त चिंतन, इसमें अमूर्त चिंतन बच्चा क्या करेगा, अमूर्त चिंतन करता है, मतलब बिना देखे भी चीज़ पर भी वो क्या करेगा, उसके बारे में सोच लेगा, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स यह था बाल विकास की अवस्थाएं और बाल विकास का सिद्धांत। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, बस आप इसको पढ़ते चलिए, एकदम सीरियल वाइज हम चल रहे हैं। बस CTP ख़त्म करेंगे, फिर EVS ख़त्म करेंगे, हिंदी मैथ्स और इंग्लिश बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे। अब CTET बहुत ही अच्छी नंबर से आपका पास हो जाएगा। और यह क्लासेस सिर्फ CTET के लिए ही नहीं है, आप इसे UP टेट के लिए भी देख सकते हैं, सुपर टेट के लिए भी देख सकते हैं, बिहार जो सुपर टेट है, ठीक है, और बिहार टेट उसके लिए भी काम करेगा। KVS PRT DSSB PRT में भी आंशिक रूप से काम करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूर्ण रूप से काम करेगा, बट आंशिक रूप से काम जरूर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स।